अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज ने ठान लिया है कि 2025 ये नीला झंडा हाथी निशान बिहार की विधानसभा में लड़ाने का काम करे। वीरेंद्र दास की हत्या कर दी जाती है और उसके घर वालों को धमकाया जाता है कि अगर तुमने जबान खोल दी तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। जो पैसा SC ST के ऊपर खर्च होना था, उनकी पढ़ाई पर, उनकी लिखाई पर, उनकी नौकरी में, उनके विकास करने पर, वो पैसा कॉमनवेल्थ गेमों में खत्म किया है। अरे सामाजिक न्याय कैसे आप दोगे जब बहुजन समाज के लोगों को आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो? बैकलॉग SC ST OBC का खाली पड़ा वो आप भर नहीं रहे हो। SC ST को लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हो। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हो। SC ST OBC के गरीब बच्चों की एजुकेशन को आप फ्री कर नहीं रहे हो। तो आप सामाजिक न्याय कहां से दो? कर्नाटक की सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस ने भी क्या किया? SC ST का जो फंड था उसको भी अलग अलग मदों में, डेवलपमेंट में खर्च कर दिया, लेकिन SC ST के डेवलपमेंट में नहीं खर्च किया। इस देश में आप SC ST का क्रीमी लेयर 2.5 लाख रुपए रखते हो और EWS का क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए रखते हो। ये नाइंसाफी क्यों? ये गैर क्यों बीच के अंदर है? सत्य कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। और आज कोल्हापुर विरासत के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती और प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर लालजी मेदांकर जी। अभी बात ही मैं मेदांकर जी से पूछ रहा था कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई, तो उन्होंने कहा हाँ। मैं दावे के साथ में कहता हूं आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वहां 50% हमारे OBC और अति पिछड़ा समाज के भाई लोग भी बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। और इस बात की तस्दीक भी करी है हमारे शंभू पटेल जी ने, कहा कि क्या है OBC के भाई बैठे हुए। तो मैं देख के दंग रह गया कि मोर देन 50% यहाँ OBC के भाई और पिछड़े समाज के भाई बैठे हुए, जिसमें कुशवाहा भी बैठे हैं, पटेल भी बैठे हैं, साहनी भी बैठे हैं और हमारे चौहान जो हैं, लोनिया चौहान, वो भी बैठे हैं, निषाद भी बैठे हैं। तो इसके मतलब राजभर भी बैठे हुए। इसके मतलब ये साफ हो गई कि आने वाली जो समय है 2025 वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में आने वाला। यादव भी बैठे हुए हैं, यादव को कैसे भूल सकते हैं बिहार में? देखिए कोने से लेके इस कोने तक यादव बैठे हुए हैं, भूमिहार समाज के भी भाई बैठे हुए हैं, मुस्लिम समाज के भाई बैठे हुए हैं, मुस्लिम भी बैठे हुए हैं। देखिए दो मुस्लिम बैठे भाई हमारे मंच में बैठे हुए, कुर्मी समाज भी है, बनिया समाज भी है। मैं तो कहूं सर्व समाज आज यहाँ पर नीला झंडा हाथ में ले चुका है। नाई समाज वाले भी बोल रहे हैं, नाई समाज के भी भाई बैठे, कैपुरी समाज के भाई भी बैठे हुए थे। तो यह है मेरा बहुजन समाज। और आज बहुजन समाज ने ठान लिया है कि 2025 ये नीला झंडा हाथी निशान बिहार की विधानसभा में लड़ाने का काम करेगा और उसी की तैयारी चल चुकी। और 23 तारीख को आदरणीय बहन जी ने हम सबको निर्देश देने का काम किया और कहा कि अगर इस निर्देश पे आप काम करेंगे तो 100% 2025 में बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी ताकत बनेगी
कि हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी खुद सत्ता में आ जाए और नहीं भी आ पाएगी तो बिना तुम्हारे कोई सरकार बिहार में नहीं बनने वाली। और आप देख भी रहे हैं किस तरह से बिहार को लूटने का काम किया जा रहा है। पुल पे पुल गिर रहे कि नहीं गिर रहे? एक महीने में सुनने को मिला 30 पुल गिर गए। कितना करप्शन हुआ? 30 पुल गिर गए। कोई सीबीआई जांच नहीं हुई, कोई जांच ही नहीं बिठाई गई, क्योंकि सभी का मामला है उसमें फिट। जब सभी का मामला फिट है तो भाई जांच कैसे बिठाई जाएगी? और ऊपर से भी सरकार ने रोड बनाने का, पुल बनाने का यहां पैसा दिया है। कहा लो भाई और पुल बना लो आप लोग जाकर। अगर सेंटर की सरकार चाहती तो पटना के अंदर आईटी हब बनाती। हजारों की संख्या में 50,000 युवा बिहार से बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, अलग अलग जगहों में, केरला में आपको दिखाई पड़ जाएंगे आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। लेकिन सरकार आईटी हब नहीं बनाना चाहती यहां पटना के अंदर। अगर आईटी हब बना देगी तो पटना के लोगों को नौकरी यहीं मिल जाएगी। वो नहीं चाहती। वो तो ही चाहती है आप धक्के खा के बिहार से निकलो और धक्के खा के वहीं पर कहीं काम करो जाए। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको मालूम है। अभी फतुआ में मर्डर हुआ। फतुआ में जो मर्डर हुआ, क्या नाम था? अजय राव, वीरेंद्र दास का मर्डर हुआ। और वीरेंद्र दास के मर्डर से पहले वहां पर पुलिस का एक नुमाइंदा उस हत्यारे के साथ में बैठ के शराब पीता है। अब आप समझ लीजिए क्या है यहां पे। पुलिस वीरेंद्र दास की हत्या कर दी जाती है और उसके घर वालों को धमकाया जाता है कि अगर तुमने जबान खोल दी तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। परिवार डर जाता है, परिवार सहमा सहमा डर जाता है, जबान नहीं खोल पाता। हमारी टीम वहां पहुंची, प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंचे, अनिल जी पहुंचे, पूरी टीम हमारी पहुंची वहां। घर वाले डर रहे थे, बता नहीं पा रहे थे मैं कैसे बताऊं आपको। उसके बाद घटना घटी मधुबनी के अंदर। एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और रात में 11 बजे उसकी लाश को दफना दिया गया। दबंगों ने दफना दिया उस बॉडी को। लेकिन जब पुलिस को खबर लगी रात में, तब जाके बड़ी मुश्किल से पुलिस पहुंची और शायद 3 बजे रात में उसकी बॉडी को निकाला गया। ये बिहार है, ये कुशासन है। ये सुशासन नहीं, ये नीतीश कुमार जी का कुशासन है। अरे आप संभाल नहीं सकते गद्दे को तो छोड़ दीजिए। आपको रिटायरमेंट का समय आ गया, अब तो रिटायर हो जाओ। कब रिटायरमेंट होगा? सरकारी नुमाइंदा रिटायरमेंट होता है 60 साल में, 62 साल में, और आप अभी खींचे जा रहे। समझ ही नहीं आ रहा कैसे करेंगे। हमारे तमाम वरिष्ठों ने बात रखी, विचारधारा की बात रखी, छत्रपति साहू जी महाराज के कामों की बात को याद रखा, शिक्षा के बारे में बात रखी गई। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, ये बात किसने बोली? ये बात महात्मा ज्योतिबा फूले ने बोली थी हंटर कमीशन के सामने। कहा इस देश के अंदर फ्री एजुकेशन होनी चाहिए फॉर ऑल, ये हमारी मांग है, अंग्रेजों से की थी। और उसी का पार्ट संविधान में आपको 21A, आर्टिकल 21A दिखाई पड़ता है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा इस देश में फ्री दी जाएगी। लेकिन क्या आपको मिलती है फ्री? कहीं कोई शिक्षा फ्री नहीं। अभी बजट आया है आपके सामने, देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट रखा और बजट में क्या खास बात है? सोना फ्री सस्ता कर दिया गया। मैंने सोना पे जो टैक्स लगा था 18% का, उससे घटा करके 6% कर दिया। मैंने सोना फ्री है, सोना सस्ता कर दिया गया। और सोना कौन खरीदता है? कि बहुजन समाज के लोग खरीदते हैं। अरे बहुजन समाज के लोग तो किताबें खरीदते हैं, और बहुजन समाज के लोग तो 2 वक्त की रोटी के लिए आटा दाल चावल खरीदते हैं। उनका आटा दाल चावल महंगा हो गया, किताबें महंगी कर दी गई, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों के लिए सोना सस्ता कर दिया गया। पैसा निकालो और सस्ता सोना खरीद लो, ये देश की सिस्टम चला। कौन पूछेगा इनसे? कौन आवाज देगा? इस देश में आप SC ST का क्रीमी लेयर 2.5 लाख रुपए रखते हो और EWS का क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए रखते हो। ये नाइंसाफी क्यों? ये गैप क्यों बीच के अंदर है? कौन रखेगा बात?
पीएचडी में हमारा बच्चा जाएगा तो उसे वाइवा में नंबर नहीं मिलेंगे, उसका एडमिशन नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिकल में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 5, 6, 7। कौन जवाब पूछेगा सरकार से? कौन आपका नुमाइंदा बैठा? पार्टियां तो बहुत बैठी हैं वहां पर, पार्टियां बहुत बैठी हैं सरकार से क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन जब आपके हक की बात आती है तो न समाजवादी पार्टी पूछती है, न जेडीयू पूछती है, न आरजेडी पूछती है। कोई भी पार्टी आपके हक के लिए बात नहीं करती, क्योंकि अभी शंभू जी ने बोला ये तो क्लोन है। क्लोन समझते हो कि नहीं समझते हो आप लोग? क्लोन क्या होता? एक गाय साइंटिफिकली उसको वैसी दूसरी गाय पैदा कर दी गई, हो गया डुप्लीकेट जिसे बोलते हैं, और मैथ में बोलते हैं सिमेट्रिकल। अगर मैथ की भाषा बोले तो बोलेंगे सिमेट्रिकल, और अगर आप देसी भाषा बोलेंगे डुप्लीकेट, फोटो कॉपी हिंदी में बोल दीजिए आप। तो ये दूसरी पार्टी कौन है? ये कांग्रेस की फोटो कॉपी। जो कांग्रेस की फोटो कॉपी हो कांग्रेस के साथ, और जो बीजेपी के फोटो कॉपी हो बीजेपी के साथ, और जो बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी वो ना कांग्रेस के साथ में और ना बीजेपी के साथ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर किसी पार्टी के साथ में कोई समझौता नहीं किया, और चाहते तो समझौता कर लेते, कांग्रेस से समझौता कर लेते। वो कहा नहीं, हमें समझौता नहीं करना, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, समझौता कैसे हम कर लेंगे? भले मेरी पार्टी आगे ना बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन हम इनके साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। बाबा साहब ने जीते जी कभी समझौता उनसे नहीं किया, और जब लॉ मिनिस्टर बने तो कांग्रेस की शर्तों पर नहीं, बाबा साहब अपनी शर्तों पर लॉ मिनिस्टर बनने का काम किया। उनकी योग्यता के आधार पर बनाया गया। अगर योग्यता नहीं होती तो बाबा साहब को कभी लॉ मिनिस्टर नहीं बनाते। संविधान बनाने वाला कोई था ही नहीं। कौन संविधान बनाएगा? बैरिस्टर तो बहुत लोग थे, बैरिस्टर तो मेरी समझ से जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, बैरिस्टर तो महात्मा गांधी जी भी थे, कई और भी लोग बैरिस्टर थे, लेकिन किसी के अंदर वो काबिलियत थी क्या इस देश का संविधान बना सके? इस देश के संविधान को बनाने के लिए आपको और देशों के संविधान को पढ़ना पड़ेगा, उसमें समझना पड़ेगा, बारीकियों को जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस देश के अंदर संविधान बना सकते हैं। लेकिन संविधान जब बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब ने हमारी हजारों साल के गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके रख दिया, गुलामी खत्म कर दी। इस देश के अंदर शूद्रों की, बहुजनों की गुलामी को खत्म कर दिया यह संविधान। और यह भी नहीं, इस संविधान के अंदर जिन लोगों ने लंबे अरसे तक गुलाम बना के रखा उनके लिए कोई व्यवस्था की बात भी नहीं करी, और कहा हमारे अंदर बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी, वो हमारे भाई लोग हैं, उनसे आपको नफरत नहीं करनी। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना कि बजट का सत्र आया, बजट के सत्र में बहुजनों की शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने बात तो बोली कि हम सामाजिक न्याय देंगे, बोलते हैं हम सामाजिक न्याय की बात उस संविधान के बजट में है, 9 पॉइंटों का बजट है, उसमें एक तीसरा नंबर का पॉइंट है सामाजिक न्याय। अरे सामाजिक न्याय कैसे आप दोगे जब बहुजन समाज के लोगों को आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, बैकलॉग SC ST OBC का खाली पड़ा वो आप भर नहीं रहे हो, SC ST को लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हो, SC ST OBC के गरीब बच्चों की एजुकेशन को आप फ्री कर नहीं रहे हो, तो आप सामाजिक न्याय कहां से दो? जातिवाद का दंश इस देश के अंदर है, छुआछूत है इस देश के अंदर, ऊंच नीच की भावना इस देश के अंदर है, उसे खत्म करने के लिए आप कोई प्रावधान लेकर के नहीं आ रहे हो, तो आप सामाजिक न्याय कहां से दोगे? सामाजिक न्याय अगर आपको देना है तो इस देश में बहुजन समाज के साथ साथ में सर्व समाज के गरीब बच्चों की पढ़ाई को आपको फ्री करना पड़ेगा। तो ये सामाजिक न्याय का पहला चैप्टर होगा। और दूसरा चैप्टर होगा, जब ये बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उसके लिए नौकरी की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, नौकरी आप देनी पड़ेगी, और आप आउटसोर्सिंग से नौकरी लेकर के आते,
सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग से की जाएंगी और आउटसोर्सिंग से की जाएंगी, लेकिन उसमें भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। तो आखिर आपके बच्चे पढ़ लिख कर जाएंगे कहां? कौन आपको सामाजिक न्याय देगा? सामाजिक न्याय तो संविधान का पहले प्रियम्बल में लिखा। बाबा साहब ने न्याय की बात करी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करी। जस्टिस में बाबा साहब ने कहा मैंने तो न्याय, राजनीतिक न्याय दे दिया, अभी आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय देना भी बाकी। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा माहौल बनाते हैं ये लोग। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, लंबे अरसे तक कांग्रेस ने भी राज किया, अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि संविधान के पहले प्रियम्बल के पॉइंट को आज तक देश में पूरा नहीं किया गया, और आज सभी पार्टियां फिर बोल रही हैं कि हम सामाजिक न्याय देंगे, सामाजिक न्याय देंगे। अरे क्या सामाजिक न्याय देंगे? अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो उत्तर प्रदेश की सरकार में 2007 से 12 के बारे में देखिए, उन्हें अध्ययन करिए, जाकर के अध्ययन करो कि किस तरह से आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री थी 2007 से 12 के बीच में इस देश में उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक न्याय देने का काम बहन जी ने किया। पूरी तरह से सामाजिक न्याय मिला, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे किसी समाज का महापुरुष हो, उसको भी सम्मान देने का काम किया कि नहीं किया? रिजर्वेशन के साथ रिजर्वेशन भी दिया, नौकरी भी दिया, ठेकेदारी में रिजर्वेशन दिया। ठेकेदारी में रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। किसी भी प्रदेश में आज तक ठेकेदारी में रिजर्वेशन नहीं दिया है। शिक्षा को फ्री किया गया, एससी, एसटी, ओबीसी के गरीब बच्चों की शिक्षा को फ्री किया गया। और बहन जी ने कहा आप पढ़ाई करो, फीस की टेंशन मत लेना, तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, फीस मैं भरूंगी, आप पढ़ाई करते जाओ। ये सामाजिक न्याय होता है। और जातिवाद की खाई को खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। जातिवाद नहीं था उत्तर प्रदेश का। बड़ी बड़ी मीडिया घराने, देश विदेश के अखबार, रिसर्च लोग लिख रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में सरकार आई, उसने सामाजिक खाई को पाटने का काम किया। जो सामाजिक खाई बनी हुई थी अपर कास्ट में, एससी, एसटी, ओबीसी के बीच में, उस सामाजिक खाई को पाट दिया। मेरे आंखों के सामने की बात है। जो लोग हमारे घरों में चाय नहीं पीते थे, वो लोग आ करके हमारी थाली में साथ में खाना खाते थे। अब आप समझ लीजिए सामाजिक, अब समझ लीजिए सामाजिक खाई किससे खत्म कर दी गई। ऐसे नहीं होता। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है कि इस बात को करना है और ये इस अन्याय को खत्म करना है, तो आप खत्म कर सकते हैं। अब आप सोचते ही नहीं है कि एससी, एसटी के लोगों का भला करना, बस वोट की राजनीति करनी, वोट के समय एससी, एसटी के बारे में बात कर रही, इनके बारे में लंबी चौड़ी बातें कर दो, एससी, एसटी के लोग खुश हो जाएंगे और ये आपको वोट कर देंगे। लेकिन इस बातों को हमें बताना पड़ेगा। आज जो मेरे बहुजन समाज के जाबाज कार्यकर्ता यहां बैठे हुए, मैं उनसे बोलना चाहता हूं। अभी आपने कई लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, एससी, एसटी का जो फंड था मध्य प्रदेश की सरकार ने और कर्नाटक की सरकार ने, पहले कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, एससी, एसटी का जो हजारों करोड़ का जो फंड था, उस फंड को कॉमनवेल्थ गेमों में खर्च कर दिया। माने कि जो पैसा एससी, एसटी के ऊपर खर्च होना था, उनकी पढ़ाई पर, उनकी लिखाई पर, उनकी नौकरी में, उनके विकास करने पर, वो पैसा कॉमनवेल्थ गेमों में खत्म किया गया। और अभी फिर क्या हुआ? ये 2024 चल रहा। 2024 के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इन दोनों सरकारों ने क्या किया? एससी, एसटी डेवलपमेंट का जो फंड था, उस फंड को मध्य प्रदेश की सरकार ने काऊ वेलफेयर, माने गाय का वेलफेयर, गाय के उत्थान के लिए पैसा, एससी, एसटी पैसा जो एससी, एसटी के बच्चों में पढ़ाई पे खर्च होना चाहिए था, जो उनके विकास के लिए खर्च होना चाहिए था, जो उनको वजीफा मिलना चाहिए था, जो हॉस्टल में पैसे फ्री मिलने चाहिए थे, वो सारा पैसा मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने गाय पे खर्च कर दिया। गाय की तरफ विभाग बनाया और गाय के चारे के लिए, गाय के पार्क के लिए, गाय के डेवलपमेंट के लिए खर्च कर दिया। माने कि आपकी जो वैल्यू है गाय से भी नीची है। इतनी गंभीर बात समझ लीजिए, आपकी जो वैल्यू है वो जानवरों से भी नीची आज ये लोग मानते हैं।
और इसीलिए आपका जो पैसा संवैधानिक पैसा था उस पैसे को गाय वेलफेयर में खर्च करने का काम किया। और कर्नाटक सरकार कौन है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। मैं दोनों पार्टियों के बारे में बता रहा हूं। ये कर्नाटक की सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस ने भी क्या किया? एससी एसटी का जो फंड था उसको भी अलग अलग मदों में डेवलपमेंट में खर्च कर दिया, लेकिन एससी एसटी के डेवलपमेंट में नहीं खर्च किया। ये कौन पूछेगा भाई सवाल होगा? जब आप कमजोर हो जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो जाएगी, तो कौन उनसे क्वेश्चन करेगा? मैं देख रहा हूं सत्र चल रहा है और सभी के सामने न्यूज आई होगी, सारी पार्टियों ने जाना भी है कि एससी एसटी का जो फंड है ट्रांसफर किया गया, बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, लेकिन किसी भी सांसद ने एससी एसटी के मामले को सरकार से क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का जाबाज सिपाही हूं और एक कार्यकर्ता हूं और माननीय बहन जी का सिपाही हूं, और मैं उनसे क्वेश्चन करने का काम करूंगा। मंडे को मैं पूछूंगा किस आधार पे आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया? आप कैसे प्रधान लेकर क्यों नहीं आते? आप पैसा प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर क्यों लेकर नहीं आते कि एससी एसटी के विकास का जो पैसा है वो कोई कैसे ट्रांसफर कर सकता है? वो पैसा उन्हीं के विकास पे खर्च होना चाहिए, उनकी शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, उनके स्कॉलरशिप पे खर्च होना चाहिए, उनके हायर एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, उनके लिए औद्योगिक वातावरण बनाना चाहिए, उसका पैसा उसमें खर्च होना चाहिए। लेकिन कोई आपसे पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अभी आपने खबर पढ़ी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी। पढ़ी कि नहीं पढ़ी आप लोगों ने? सुनी? आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले उस पर क्वेश्चन उठाया कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, देश में दोबारा खाई पैदा की जाएगी, इसका हम विरोध करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले मनुस्मृति को जलाने का काम बाबा साहब ने किया था। और हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम छत्रपति साहू जी महाराज के सिपाही हैं, और हम महात्मा फुले और माता सावित्री बाई फुले के सिपाही हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जिन लोगों ने, जिनकी वजह से मेरा ये बहुजन समाज हजारों साल इस देश में गुलाम बनकर रहा, और वो लोग दोबारा उस संविधान को लागू करेंगे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। और इसी बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गलती मत करिए, किसी के बहकाए में मत आइएगा। 2025 बिहार में हमारे लिए नई इबारत लिखने वाला है, लेकिन हमारी मेहनत के ऊपर होगा, हमारे आपसी संघर्ष के ऊपर होगा। अगर हमारे बीच में आपसी मतभेद होगा तो बात नहीं बनेगी। हम सब मिलकर एक टीम भावना की तरह काम करेंगे। और जिस तरह से हमारे बहन जी ने प्रदेश को 2 भागों में बांटने का काम किया, क्योंकि आज तमाम इधर कार्यकर्ता बैठे हुए, 2 भागों में बांटने का काम किया। और उसमें भी माननीय बहन जी ने कहा कि पहले तो अभी ये जो काम चल रहा, आज की प्रदेश की जो बैठक है, इसके बाद आप लोगों को संगठन का काम शुरू करना। संगठन में क्या काम करना है? आपको जिले कमेटी का रिव्यू करना। जो लोग निष्क्रिय हैं वो बदले जाएंगे, जो सक्रिय हैं वो बने रहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे। और जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भाई ऊपर वालों को आवाज नहीं मिल रही क्या? है? नहीं मिल रही? मिल रही है तो दिखाओ तेरा ताकत। बहन कुमारी महतो जिंदाबाद, बहन कुमारी महतो जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।